या एक्सेप्टर सर्किट, जिसको सिर्फ एक्सेप्टर भी कहा जा सकता है। आप इसकी डायग्राम में देख सकते हो कि एसी सोर्स के आगे 3 कंपोनेंट्स लगा हुआ है। नाउ जब इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंतहाई ज्यादा हो जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंतहाई कम हो जाएगी, और ये सर्किट आरसी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। लेकिन अगर इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंतहाई ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंतहाई कम हो जाएगी, और अब यही सर्किट कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक आर एल सीरीज सर्किट। और एक दरमियानी फ्रीक्वेंसी जिसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस पर दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर रूट एल सी, जिसमें एल इंडक्टर की इंडक्टेंस है और सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ये इस सर्किट की एक्चुअल डायग्राम है और ये इस सर्किट की इंपेडेंस डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आ जाती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ऑपोजिट तो ये पहले से ही है, साथ साथ एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। नतीजा, अगर ये एक्स सी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। इसका मतलब 3 रुकावटों में से 2 रुकावटें तो चली गई, तो ओवरऑल इंपिडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसको पहुंचेगा, करंट को पहुंचेगा। और यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मुख्तसरन मैंने यहां पर भी आपको लिख के दिखा दिया हुआ है। मसलन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस रिड्यूस होकर सिर्फ क्या रह जाती है, रेजिस्टिव, फेज 0 हो जाता है और पावर फैक्टर 1 हो जाता है। इंपेडेंस के मिनिमम होने का फायदा किसको पहुंचता है, करंट को, जो मैक्सिमम हो जाता है। और ये चीज आपको फ्रीक्वेंसी और करंट के ग्राफ में भी दिखाई दे रही है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। ये शेप, ग्राफ की ये शेप हम्प शेप कहलाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर चूंकि एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, सर्किट में करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से फ्लो कर रहा होता है, रुकावट इंतहाई कम हो जाती है, लिहाजा कैपेसिटर और इंडक्टर जो कि दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, इन दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस का वोल्टेज सोर्स के भी वोल्टेज से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रिमेंबर, ये सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, लिहाजा करंट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका वोल्टेज सोर्स के भी वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका बकायदा फॉर्मूला जो आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ। मसलन यहां पे अगर मैं इस सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखूं तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और अगर मैं इसी सर्किट में इंपेडेंस लिखूं तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि अगर VL मेरे पास 100 हो और VC भी मेरे पास 100 हो और VR मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 हो,
तो यहां पे क्या आएगा 100, यहां पे क्या आएगा 100, ये 0 हो गया। यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2। तो अब आप देख रहे हैं इंडक्टर वोल्टेज कितना है 100, कैपेसिटर वोल्टेज कितना है 100, और सोर्स का या रिजल्टेंट का वोल्टेज कितना है सिर्फ 2। ये लास्ट प्रॉपर्टी बड़े अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन हो जाती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेजेस अपने सोर्स के वोल्टेज से भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। एसी सर्किट्स के सिलसिले में जो लास्ट सर्किट हम लोगों ने देखना वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, या जिसको हम रिजेक्टर या रिजेक्टर सर्किट का भी नाम देते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो कि इंतहाई कम होती है, लेकिन हमने इसको शो लाजमन करना ताकि हमें पता चले कि इंडक्टर भी आफ्टर ऑल करंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, लेकिन इसके बाद तकरीबन सारे ही रिजल्ट सीरीज रेजोनेंस सर्किट से रिवर्स हो जाएंगे। क्या मतलब, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस पे इंपेडेंस मिनिमम होती थी, यहां पे इस सर्किट में रेजोनेंस पे इंपेडेंस मैक्सिमम है। पावर फैक्टर अभी भी क्या है 1 है, चूंकि थीटा अभी भी क्या है 0 है। बस फिर वही बात कि यहीं तक सिमिलरिटी है, बाकी आगे आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस मैक्सिमम होगी और करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, और ये ग्राफ की शेप बनेगी, और ये शेप कहलाती है वेल शेप। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ब्रांचेस के करंट यानी आईएल और आईसी एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं आइडियल सर्कमस्टेंसेस में। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स का करंट आइडियली क्या होगा, 0 होगा, बट प्रैक्टिकली इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है, लिहाजा प्रैक्टिकली सोर्स का करंट ऑलमोस्ट 0 होगा। इसका मतलब सोर्स का करंट एक थोड़ा सा लाजमन फ्लो करेगा। नेक्स्ट जो बात हमने देखनी है वो है 3 फेज एसी सप्लाई। एक आम एसी जनरेटर में या एक आम एसी सप्लाई में एक कोर के गिर्द एक कॉइल लिपटी होती है जिसके साथ 2 स्लिप रिंग्स होते हैं, लेकिन 3 फेज एसी सप्लाई में एक कोर के गिर्द 3 कॉइल्स लिपटी होती हैं जिनके साथ 6 स्लिप रिंग्स होते हैं। तीनों कॉइल्स में आपस में एंगल 120 डिग्री का बन रहा होता है। छह स्लिप रिंग्स का मतलब यह है कि टर्मिनल्स 6 होने चाहिए, लेकिन टर्मिनल्स 4 होते हैं, ए बी सी डी, चूंकि एक टर्मिनल डी कॉमन होके ग्राउंड हो गया होता है। जब आप इस कोर को कि जिसके गिर्द तीनों कॉइल्स लिपटी हुई हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो एक नहीं बल्कि 3 वोल्टेजेस पैदा होते हैं, और तीनों वोल्टेजेस में भी आपस में 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। कोई सी एक कॉइल ग्राउंड के हिसाब से 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक पैदा कर रही होती है, लेकिन आपस में 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होने की वजह से कोई सी एक कॉइल दूसरी कॉइल के हिसाब से 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर रही होती है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा भी हुआ है। और ये इस 3 फेज एसी सप्लाई के बड़े एडवांटेजेस में से एक है, यानी जो लोड पहले जनरेटर की एक कॉइल को बर्दाश्त करना पड़ रहा था वो लोड जनरेटर की 3 कॉइल्स में यानी 3 फेज एसी सप्लाई की 3 कॉइल्स में यूनिफॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो लोड ज्यादा उठाने की सलाहियत में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई सी एक कॉइल दूसरी कॉइल के हिसाब से 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर सकती है, यानी ये आम एसी जनरेटर की तरह 220 या 230 वोल्ट पैदा करने के बजाय 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर सकता है, जो किसी भी हैवी मशीनरी को चलाने के लिए बाज़ दफा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। ना ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिजेक्टर सर्किट की, यानी एलसी पैरेलल सर्किट की। आपको यहां पे
दो ऑसिलेटर्स या दो एलसी पैरेलल सर्किट्स दिखाई दे रहे हैं। रिमेंबर, एलसी पैरेलल सर्किट को रिजेक्टर भी कहा जाता है और ऑसिलेटर भी कहा जाता है। ये ऑसिलेटर बी है, ये ऑसिलेटर ए है। ऑसिलेटर बी को सर्च पार्ट भी कहा जाता है और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी एफ ओ बी, जो कि बाय द वे किसके बराबर होगी? फॉर्मूला वही है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल बी सी बी या एल ओ बी सी ओ बी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और दूसरा पार्ट है ऑसिलेटर ए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ ओ ए, जो बिल्कुल इसी तरह किसके बराबर होगी? 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल ए सी ए। जब सर्च पोर्शन के करीब, सर्च पोर्शन के इंडक्टर के करीब कोई किसी किस्म का मेटल नहीं होता, यानी इन एब्सेंस ऑफ नियर बाय मेटल, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एफ ओ बी यानी ऑसिलेटर बी की फ्रीक्वेंसी और एफ ओ ए यानी ऑसिलेटर ए की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगी तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बीट कब पैदा होती है? कि जब दो मिलने वाली वेव्स की डायरेक्शन सेम हो और फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या हो गया? जीरो। कोई बीट पैदा नहीं होगी, स्पीकर खामोश ही रहेगा, कोई साउंड पैदा नहीं करेगा। लेकिन जो ही सर्च पार्ट के इंडक्टर के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ जाती है तो सर्च पोर्शन के इंडक्टर यानी एल बी में कमी आ जाती है। जब एल बी में क्या आएगी? कमी आएगी, तो एफ ओ बी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यानी जो ही सर्च पोर्शन यानी ऑसिलेटर बी के इंडक्टर के करीब कोई मेटल आती है तो एफ ओ बी एफ ओ ए से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या पैदा हो गया? डिफरेंस पैदा हो गया। इसका मतलब ये बीट एम्पलीफायर एक्टिव होकर स्पीकर को सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जिससे स्पीकर एक्टिवेट होके अलार्म ब्लो करवाना शुरू कर देगा, आवाज निकालना शुरू कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हो ना हो तो सर्च पोर्शन के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ गई है। सेकेंड लास्ट काम जो हम लोगों ने करना वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैदा कर सकती हैं, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते भी कहा जाता है। ये ऑसिलेटर बी है, ये ऑसिलेटर ए है। ऑसिलेटर बी को सर्च पार्ट भी कहा जाता है और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी एफ ओ बी, जो कि बाय द वे किसके बराबर होगी? फॉर्मूला वही है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल बी सी बी या एल ओ बी सी ओ बी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और दूसरा पार्ट है ऑसिलेटर ए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ ओ ए, जो बिल्कुल इसी तरह किसके बराबर होगी? 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल ए सी ए। जब सर्च पोर्शन के करीब, सर्च पोर्शन के इंडक्टर के करीब कोई किसी किस्म का मेटल नहीं होता, यानी इन एब्सेंस ऑफ नियर बाय मेटल, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एफ ओ बी यानी ऑसिलेटर बी की फ्रीक्वेंसी और एफ ओ ए यानी ऑसिलेटर ए की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगी तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बीट कब पैदा होती है? कि जब दो मिलने वाली वेव्स की डायरेक्शन सेम हो और फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या हो गया? जीरो। कोई बीट पैदा नहीं होगी, स्पीकर खामोश ही रहेगा, कोई साउंड पैदा नहीं करेगा। लेकिन जो ही सर्च पार्ट के इंडक्टर के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ जाती है तो सर्च पोर्शन के इंडक्टर यानी एल बी में कमी आ जाती है। जब एल बी में क्या आएगी? कमी आएगी, तो एफ ओ बी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यानी जो ही सर्च पोर्शन यानी ऑसिलेटर बी के इंडक्टर के करीब कोई मेटल आती है तो एफ ओ बी एफ ओ ए से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या पैदा हो गया? डिफरेंस पैदा हो गया।
इसका मतलब ये बीट एम्पलीफायर एक्टिव होके स्पीकर को सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जिससे स्पीकर एक्टिवेट होके अलार्म ब्लो करवाना शुरू कर देगा, आवाज निकालना शुरू कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हो ना हो तो सर्च पोर्शन के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ गई है। सेकेंड लास्ट काम जो हम लोगों ने करना वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैदा कर सकती हैं, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकती है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर सकती है। तो अगर आपके पास किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों फील्ड्स लग गई, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होगी और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होगी, तो उस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। और ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स में क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और जब भी चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होता है तो अपने में से क्या निकालना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जिनको जनरेट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की जरूरत होगी। यानी जब आप मोबाइल में बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल में मौजूद माइक्रोफोन आपकी आवाज किस में चेंज कर रहा होता है, करंट में, और आपके मोबाइल में एक लगा हुआ ट्रांसमिटिंग एंटीना उस करंट को किस में चेंज कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। रिसेप्शन सर्किट पे कि जहां पे आपने इन वेव्स को रिसीव करना होता है, एक रिसेप्शन एंटीना लगा होता है कि जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दोबारा किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल रेडियो सेट, रेडियो सेट में आपने देखा होगा कि एक एंटीना लगा होता है। जब आप रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं और उसकी ट्यूनिंग नॉब को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली रिसेप्शन सर्किट में लगे हुए वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। इस चैप्टर का और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस में एक लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कैरियर वेव के साथ सुपर इंपोज करके एक नई वेव बनाई जाती है। यह नई वेव कहलाती है मॉड्यूलेटेड वेव। ये दो, जैसा कि मैंने बताया, ये दो वेव्स के मिलने से आपस में बनती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल जिसमें सारी क्या छुपी हुई है, इंफॉर्मेशन, और दूसरी वेव कौन सी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कैरियर वेव, कि जिसने उस इंफॉर्मेशन को लेके दूर दराज इलाकों तक जाना होता है। मॉड्यूलेशन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि जिसमें आवाज का उतार या चढ़ाव यानी आवाज की वेरिएशन ऊपर नीचे होना मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है। वो तमाम रेडियो चैनल्स जो एएम पे काम कर रहे होते हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 540 से 1600 किलोहर्ट्ज। जबकि मॉड्यूलेशन की दूसरी टाइप कहलाती है एफएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि जिसमें आवाज का उतार चढ़ाव या सिग्नल की वेरिएशन मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करके की जाती है। रिमेंबर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दौरान एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। वो तमाम चैनल्स जो एफएम पे काम कर रहे होंगे उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। अगर एएम और एफएम का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो एएम की रेंज एफएम से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन एफएम की क्वालिटी एएम से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। यानी एएम चैनल्स दूर दराज इलाकों तक सुना जा सकता है, एफएम चैनल नहीं। और अगर सिग्नल क्वालिटी या चैनल क्लियर सुनने का जहां तक ताल्लुक है तो एफएम चैनल की क्लैरिटी एएम चैनल से कहीं ज्यादा होती है। और ये दो रिजल्ट्स जाहिर सी बात है एमसीक्यू के लिए भी अहम होंगे, और जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया ये भी एमसीक्यू के लिए अहम होगा कि ज्यादा दूर कौन जा सकती है, एएम, और ज्यादा अच्छा क्वालिटी सिग्नल किसका होता है, एफएम का होता है।
उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।